अस्सलामुअलैकुम। मैं फ़राह साबरी जीआईओ मेंबर जमात-ए-इस्लामी हिंद की वुमेंस विंग की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है जिसका टॉपिक है मोरालिटी इज़ फ्रीडम। हमारे साथ एज अ गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर आयशा। आप जो हैं इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर हैं, साथ ही पेरेंटिंग एंड माइंडसेट कोच भी हैं। चलिए इनसे बातचीत शुरू करते हैं। वेलकम टू दिस इंटरव्यू सेशन मैम। मेरा पहला सवाल है आपसे, मॉरल वैल्यूज़ से आप क्या समझते हैं या फिर मॉरल वैल्यूज़ के बारे में आपकी क्या राय है? पहले तो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और इट्स माय प्लेजर टू बी ओवर हियर। मुझे मेरी खुश नसीबी है और मैं जमात हिंद इस्लामी हिंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये एक मौका दिया और उन्होंने एक मुहिम छेड़ी जिससे लोगों में, आम जनता में इसकी अवेयरनेस हो, ताकि लोगों को ही पता चले कि व्हाट इज़ मोरालिटी एंड व्हाट इज़ फ्रीडम। और जहाँ तक आपका सवाल है व्हाट इज़ मैं मॉरल वैल्यूज़ से क्या समझती हूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले हम वैल्यूज़ और मॉरल ये दो चीज़ को समझें। ये दो चीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है। एक्चुअली बहुत सारे मिसकंसेप्ट इस चीज़ को लेके जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। वैल्यू किसको कहते हैं, सबसे पहले वो समझना ज़रूरी है। वैल्यू उस चीज़ को कहते हैं जो इंसान इंडिविजुअल लेवल पे, इनफिरादी लेवल पे किसी चीज़ को अहमियत देता है अपनी ज़िंदगी में, उसको कहते हैं वैल्यू। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि पूरा कवर करना मेरी वैल्यू है, मुझे अच्छा लगता है, दिस इज़ माई वैल्यू। किसी इंडिविजुअल इनफरादी लेवल पे ये मेरी वैल्यू है, किसी दूसरे के लिए वो वैल्यू दूसरी होगी। पर्सन टू पर्सन वैल्यू क्या करती है, डिफर करती है। एंड नाउ सवाल आता है कि व्हाट इज़ मॉरल वैल्यू। इंसान फितरी तौर पे जो क्रिएटर है, जिसने उसको बनाया है, जो उसका उस मशीन का जो मैकेनिक है, उसने उसमें इनहेट फितरी तौर पे कुछ ऐसी सलाहियतें रखी है जो गलत और सही का फ़र्क करती है, irrespective of gender, irrespective of your country, irrespective of your nation, irrespective of your identity। ठीक है, जिसमें सच बोलना सबको पता है, चाहे आप मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, जो भी हो, सच बोलना इट्स अ मॉरल वैल्यू। चोरी नहीं करना इट्स अ मॉरल वैल्यू। सो मॉरल वैल्यूज़ मतलब वो वैल्यूज़ जो फितरी तौर पे क्रिएटर ने, खुदा ताला ने अपने बंदे को बख्शी है, दो ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़। जैसे कि आपने बताया कि मॉरल वैल्यूज़ का मतलब क्या है, तो क्या आप मानती हैं कि ये मॉरल वैल्यूज़ जो है हमारी तरक्की में रुकावट पैदा करते हैं? डेफिनेटली तो मैं इस जवाब को नहीं कहूँगी, क्योंकि ये एक मॉरल वैल्यूज़ ही है जिसकी वजह से आज इस धरती पे इंसानियत और ह्यूमैनिटी बाकी है। अल्लाह ताला ने इंसान को एक ख़ास दिमाग दिया, दैट इज़ कॉल्ड थिंकिंग कैपेसिटी का दिमाग। अगर वो सिर्फ अपने डिज़ायर्स को फॉलो करता है तो फिर वो मॉरल वैल्यूज़ के साथ में और जस्टिस के साथ में वो काम नहीं कर सकते। तो मॉरल वैल्यूज़ इंसान को इस धरती पे रहने के लिए, इस्टेब्लिश होने के लिए मॉरल वैल्यूज़ की पाबंदी करना ज़रूरी ही है। जैसे कि आपने ये बताया, अगर हम ये कहें कि इस्लामिक जो खुदा की हिदायतें हैं उन्हें मानकर आगे बढ़ना या फिर जो है अपनी समझ को ध्यान में रख कर के जो है आगे बढ़ना ज़रूरी है या फिर जो है बेलगाम आज़ादी ज़रूरी है? मैम देखो, इसका जवाब जो है वो मैं इस तरीके से देना चाहूँगी कि आज हम दुनिया में देख रहे हैं बेलगाम आज़ादी के रिजल्ट्स आज हमारे सामने हैं। ठीक है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमारे सामने हैं। क्या हुआ जब दुनिया बनी ना, तो एक साथ में एक शैतान भी जिसने अपोज किया है ना, वो भी दुनिया में है। तो उसने इंसान को पहले बताया कि तुम आज़ाद हो, ठीक है, उसके दिमाग में एक चीज़ डाली। हालांकि आज़ादी इंसान का एक इंडिविजुअल राइट है, हर इंसान का, जो खुदा की तरफ से दिया गया है, पर आज़ादी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी है जो हम भूल चुके हैं। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम कहाँ अराइज हुई, इंसान ने अपने अपने तरीके से लिबरलिज्म, सोशलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म और फेमिनिज्म तरीके ढूंढता गया अपनी आज़ादी को नाम देने के लिए, बेलगाम आज़ादी को, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज आज हम समाज में देख रहे हैं। अगर आप WHO की रिपोर्ट पढ़ते हो
तो 980 मिलियन आज मेंटल इलनेस के शिकार हैं। अभी रिसेंट रिपोर्ट है 24 जुलाई की WHO की कि एक उन्होंने कंसर्न अवेयरनेस पैदा क्रिएट किया है बिकॉज ऑफ दिस कि भाई अल्कोहलिज्म, एडिक्शन, ये सब चीज़ें बढ़ रही है। इसका रीज़न क्या है? एब्सोल्यूट फ्रीडम, बेलगाम आज़ादी। आज़ादी कौन सी आज़ादी है? जो खुदा की बताई हुई आज़ादी, जो क्रिएटर की बताई हुई आज़ादी, दैट इज़ द रियल फ्रीडम। अगर इंसान उसके साथ, उसकी पाबंदियों के साथ चलता है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग दिस माइक, इसका कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप इसके डूज एंड डोंट्स को नहीं समझ के अगर इसको यूज़ करोगे तो आपको लगता है कि ये इसका बेस्ट दे पाएगा? इट विल नॉट, डेफिनेटली इट विल नॉट। दैट इज़ वाई इट्स अ मैंडेटरी, ये कंपलसरी है क्रिएशन को कि अपने क्रिएटर के सामने सबमिट करना और उसके बताए हुए फ्रेमवर्क में वैल्यू बेस्ड फ्रीडम के साथ में आगे बढ़ना। तो मैम आपके हिसाब से फिर रियल फ्रीडम और वैल्यू बेस्ड फ्रीडम में से दोनों में से बेहतर कौन सी है? Definitely, it's a value-based freedom. If you don't have values in your life, and values भी कहाँ alignment होनी चाहिए किससे? जिसने आपको बनाया उस क्रिएटर से। जैसे मैंने कहा कि इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल वैल्यूज होती है इंसान की, बट उसका एक कसौटी होती है। एक छोटी सी कहानी मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ ताकि ऑडियंस को भी ये बात क्लियर हो कि एक बंदा था, उसको एक मेटल मिला, दिखने में वो दिख रहा था गोल्ड, पर उसको श्योर करना था कि वो गोल्ड है या नहीं। तो उसने क्या किया, वो एक दुकान वाले के पास गया, उसको बोला कि भाई मुझे ये मेटल बताओ, ये गोल्ड है या नहीं। तो इंसान ने बोला कि आई डोंट नो, मतलब मुझे इसके बारे में नहीं पता है। तो वो सेकंड पर्सन के पास गया, सेकंड पर्सन के पास जाके बोला कि आप मुझे बताओ कि ये गोल्ड है क्या नहीं। तो उसने बोला कि मेरे पास कसौटी नहीं। कसौटी इज अ स्टोन जिसपे सोने को घिसा जाता है और पता लगाया जाता है कि वो रियल है या नहीं। तो वो थर्ड इंसान के पास गया तो उसने बोला कि मुझे ये बताओ ये मेटल है क्या नहीं। तो उसने बोला कि हाँ मेरे पास कसौटी, आई विल टेस्ट एंड गिव यू। तो हमारे पास में एक कसौटी है जिसका नाम है फुरकान, जो गलत को और सही को फर्क कर देती है, दैट इज अल कुरान। तो इंसान को अपने वैल्यूज को उस क्राइटेरिया में देखना चाहिए, इज इट फिटिंग इन दैट। जिसने मुझे पैदा किया है वो नॉर्म्स के अंदर मेरे वैल्यूज फिट हो रहे हैं, इट्स करेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, आई शुड प्रोसीड, आई गेन क्लियरिटी, मुझे क्लियरिटी, मेरे कंसेप्ट्स में क्लियरिटी मिलती है। और फिर हमको इसीलिए खुदा बेस्ड, अल्लाह के साथ वैल्यू बेस्ड फ्रीडम में ही निजात है। तो मैम आपके हिसाब से अगर वैल्यू बेस्ड फ्रीडम होनी चाहिए तो भारत में जो इंडिया में औरतों पर जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, तो उनकी क्या वजह है फिर? एक्चुअली मैम मैं ये कहूँगी कि जुल्म सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है औरतों पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर आप जाके देखो ग्लोबली तो हर 16 मिनट्स में एक रेप हो रहा है पूरी दुनिया में, या चाइल्ड मॉलेस्टेशन कहिए कि मतलब इतने सारी चीज़ें जो हम एक्चुअली, मेरे को उस टॉपिक को डिस्कस ही नहीं करना है बिकॉज हर सेकेंड न्यूज़ आपको वही बताएगी कि किस लेवल पे क्या हो रहा है। वी शुड फोकस ऑन द सोल्यूशन, हम कर क्या सकते हैं, एंड वेयर इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन इज इन कुरान, जैसे मैंने कहा कि फुरकान, व्हाट डज अल्लाह सेज। और प्रॉब्लम जैसे आपने कहा कि इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि एक माइंडसेट ने औरत को एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसकी वैल्यू जो है उसको एकदम नीचे गिरा दिया। इट्स एन ऑब्जेक्ट, उसको इंसान से हटा के उसको एक ऑब्जेक्ट पे ला के रख दिया और औरत के दिमाग में ये डाल दिया कि ये तुम्हारी तरक्की है, हालांकि वो उसकी तरक्की नहीं है। वो चीज़ कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप पढ़ोगे, अमेरिका में जो अभी जो चल रही है ड्रग एडिक्शंस जो चल रहा है और इतने सारे जो सुसाइडल केसेस है, हर 8 लाख हर साल या हर मंथ, आई रियली डोंट रिमेंबर, बट 8 लाख सुसाइडल केसेस होते हैं, 8 लाख। it matters, the number आप देखिए, it matters. Why is it happening? Why is it happening? Because we are following our own desires. हमारे अंदर मोरालिटी ख़त्म हो गई, हमने फ्रीडम को डिज़ायरेबल एनिमलिस्टिक फ्रीडम में लिया। इसकी वजह से आज ये कॉन्सिक्वेंसेस सोसाइटी देख रही है। इसकी पहली रीज़न तो है कि औरत को ऑब्जेक्ट बना के रख दिया। सेकेंड रीज़न कि औरत को ना दीन की तालीम है, स्किलफुल सेट्स होनी चाहिए उसकी लाइफ में, और ना उसको दुनियावी तालीम सही से ग्रस्त की।
सॉरी टू से आज कम्युनिटी में बच्चियां पढ़ रही है, बट वो वाकई में सिर्फ उन्होंने क्या हासिल किया, एक डिग्री। उनमें अखलाकियात की कमियां हैं, उनमें स्किल्स नहीं हैं जो एक माशरे को लेके चले। हर माशरे का एक यूनिट होता है, जैसे हर चीज़ का एक यूनिट होता है। इस दीवार का यूनिट है ब्रिक, ईंट से ये दीवार बनती है। उसी तरीके से सोसाइटी का यूनिट होता है फैमिली। फैमिली डिग्री से नहीं, अखलाक से चलती है, मॉरल वैल्यूज से चलती है। फैमिली के अंदर वो औरतों में वो स्किल्स आनी चाहिए कि वो माशरे को, अपनी औलाद की तरबियत किस तरीके से करे। अल्लाह ताला ने अगर औरत को घर में बिठाया है तो वो क्यों दिया है, वो फ्रीडम उसको जो एक्स्ट्रा जो एक आदमी को दिया है कि यू हैव टू अर्न, उसको कवाम क्यों बनाया, उसको पावर कवाम का क्यों दिया, और औरत को घर में क्यों बिठाया? नॉट टू सिट एंड चैट, नो, ताकि आने वाली नस्ल की तरबियत कर सके, वो स्किल्स उसमें होनी चाहिए। ये चीज़ें हमारे भारत में मिसिंग है। औरतों को उस लेवल पे उनको एजुकेट नहीं किया जाता, उनको स्किल सेट नहीं दिया जाता। अगर उनको पढ़ाया जाता है तो वो एक डिग्री पर्पस होता है, वो स्किल बेस्ड पर्पस नहीं होता है। कुरान 34 स्किल्स की बातें करती है कि जो एक आम इंसान में, एक आम मुसलमान में होना चाहिए। इट्स मिसिंग, एवरीथिंग इज मिसिंग। देन सेकेंड थर्ड चीज़ जो स्पेशली आप भारत की बात करते हो, तो यहाँ पे एक अपनी कल्चरल बेस्ड सोसाइटी है, रिचुअल बेस्ड सोसाइटी। जैसे आप देखोगे सती प्रथा हमारे भारत में चलती आ रही है, जो 1820 में राजा राम मोहन रॉय ने उसको खत्म किया था, क्योंकि उनके हिसाब से वो वैल्यू, उनकी वैल्यू सिस्टम में वो नहीं बैठ रही थी। पहले के लोगों में उनको उस वैल्यू सिस्टम में बैठ रही थी। तो इसी तरीके से जब तक हम इन बैरियर्स को सोचेंगे और औरत में अवेयरनेस नहीं लाएंगे, उसके अंदर वो स्किल्स नहीं लाएंगे, ये चीज़ होती रहेगी। औरत को फेमिनिज्म के नाम पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जो उसके समझ में नहीं आ रही। उसके दिमाग में ये डाल दिया है कि यू आर इक्वल टू मैन, तुम मैन से कम नहीं। इट्स नॉट दैट। अगर अल्लाह ताला को इक्वली बनाना तो अल्लाह दो सेट्स नहीं बनाया, अल्लाह ने औरत और आदमी को कॉम्प्लीमेंट्री बनाया। कुछ काम है मुख्तलिफ जो सिर्फ औरत ही कर सकती है, कुछ काम है जो अल्लाह ताला मर्दों के सुपुर्द की है। तो आपको अपना माइंडसेट इस तरीके से लेना है कि वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर रादर देन कॉम्पीटिंग ईच अदर। जब ये माइंडसेट आएगा तो अभी ही जाके अपने अंदर जो अपनी जो लेडीज़ में चेंज आएगी और आप एक नई सोसाइटी को जन्म दे सकते हैं। तो मैम आपने जो ये रीज़न्स बताए हैं, इसके लिए हम क्या सॉल्यूशन या सुझाव या फिर फ्यूचर में प्लान कर सकते हैं? इस पे भी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। एक बच्चा था, अनाथ आश्रम में पढ़ता था। तो ये हुआ कि उसको उसके अनाथ आश्रम में, आप समझ गए, ना मम्मी है ना डैडी। जी। तो एक फॉरेनर आया और उसको बच्चा अच्छा लगा। उस फॉरेनर के पास बच्चे नहीं थे, उनके खुद के बच्चे नहीं थे। तो उसने फिर उस केयर टेकर को बोला कि मुझे ये बच्चा चाहिए। तो बोले हम आपको नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ सम फॉर्मेलिटीज। तो बोले अच्छा ठीक है, इसका जो भी खर्चा होगा ना वो मैं उठाऊंगा, और आफ्टर सम टाइम जब ये बड़ा हो जाए, मैच्योर्ड हो जाए, तो आप इसको मेरे हवाले कर देना। मैं कुछ लेटर्स लिख के जा रहा हूँ जो इसको दे देना। तो दे टोल्ड ओके यस। तो वो जापानीज होता है वो आदमी, और वो जापानीज में वो लेटर लिखता है और वो बच्चे के केयर टेकर को दे के चले जाता है कि तुम एक काम करना, जब ये बच्चा बड़ा हो तो ये लेटर इसको दे देना, तब ये पढ़ने लग जाए। तो वो केयर टेकर ने बोला कि ठीक है। तो बच्चे को एक्चुअली अलग ट्रीटमेंट मिलने लग गया। उसके साथ एक और बच्चा था जो साइड में उसको देख रहा था, उसको जेलेसी फील हो रही थी कि इसको अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, मेरे से अलग मिल रहा है। तो जब वो बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में आया, वो ज़हीन बच्चा था, तो उसने सोचा कि मेरे को अलग बच्चों से अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो मतलब कुछ मेरे साथ में कुछ स्पेशल चीज़ें हो रही है, तो मेरे साथ क्या मामला है। तो उसने अपने केयर टेकर को बोला कि सर आप मेरे को अलग क्यों ट्रीट कर रहे हो सब बच्चों से ज़्यादा। तो उसने बोला कि भाई ये लेटर है, तुम उसको पढ़ लेना। तो वो खोलता है लेटर, तो वो देखता है वो जापानीज लेटर होता है। तो ही इज़ लाइक आई एम नॉट एबल टू रीड, मुझे नहीं मालूम ये क्या लिखा हुआ है, मैं क्या क्या पढ़ूँ उसमें। तो वो जो लड़का जो उसके साथ होता है, उसका फ्रेंड, सो कॉल्ड फ्रेंड, वो उसको हंसत तो रहता है उससे, तो उसको बोलते रहने दे, इसको बाद में पढ़ लेना, जब तू सीखेगा तब इसको पढ़ना। ऐसे करते करते वो 10th आ जाती है। 10th के बाद में वो ओपन करता है, वो बोलता है कि मैं इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो वो नहीं पढ़ पाता है। तो उसका जो फ्रेंड होता है वो बोलता है कि एक काम कर, 12वीं कर ले फिर इसको पढ़ लेना। ये लेटर जो है ना अपन उसको संभाल के रखेंगे, और इस पर एक डेट लिखी होती है, तो बोले इस डेट को है ना अपन बर्थडे बनाएंगे, जिस इंसान का है ना अपन बर्थडे बनाएंगे। बोले ठीक है। 12th हो जाती है उसकी, वो डॉक्टर बन जाता है, फिर भी वो लेटर पढ़ नहीं पाता, बस वो खाली वो डेट सेलिब्रेट करता है, दिस डे हमारा बर्थडे, मतलब ये जो सो कॉल्ड पर्सन। उसकी शादी हो जाती है,
वो अंत में अपने डेड बेड पे आता है। फिर वो जो उसका दोस्त होता है उसको बोलता है कि मैंने ये लेटर तुझे जानबूझ के पढ़ने नहीं दिया। एक्चुअली वो लेटर में क्या था, वो लेटर में उस आदमी ने अपनी पूरी विरासत उसको लिख के दी, जो उसको अगर वो शुरू में मिलती तो आज उसको इतनी चीज़ें करनी पड़ती, इतना स्ट्रगल करना पड़ता नहीं। वो चीज़ उसके पास थी बट ही कुडंट रीड इट, ही कुडंट अंडरस्टैंड इट। तो वो चीज़ क्या हुई, वही हाल आज हमारी मुसलमान उम्मत है। हमारे पास वो चीज़ है, वो है कुरान, सल्यूशन हमारे हाथों में है, बट हम उसका सल्यूशन कहाँ ढूंढ रहे हैं, और बाकी चीज़ों में, बिकॉज वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ना हम उसको समझ रहे हैं, ना हम उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। दुनिया की एन नंबर ऑफ बुक्स है जिसमें ऑथर जो है, लिखने वाला जो है, वो हमेशा बोलता है कि ये डिस्कवरी हो रही है, या हाइपोथेटिकल बात लिखता है कि मतलब जो आगे होगी। बट कुरान एक वाहिद किताब है जिसमें उसका राइटर, उसका नरेटर बोल रहे हैं ला रईब फीही ज़ालिकल किताबु ला रईब फी। फर्स्ट स्टेटमेंट सूरह बकरा, ये किताब नहीं शक इसमें। मतलब अल्लाह ताला पहले ही बोल रहे कि डाउट क्लियर कर दो तुम्हारे, इसमें शक नहीं। फिर इसमें है क्या, हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें क्या है, हिदायत रहनुमाई, क्लियरिटी इस्लाम ने हमको दी। वी आर द चोजन वंस, सल्यूशन हमारे पास है, बट हम उसको हम जब उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तो कहाँ से वो सल्यूशन आएगा। मैम आपको क्या लगता है कि जो मॉरलिटी डिक्लाइन हो रही है या नैतिकता का स्तर जो गिरता जा रहा है, कम हो रहा है, उसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका जो बेसिक कारण है वो है कि इंसान वैल्यूज़ में फ़र्क आ गया। आप जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आप किस चीज़ को अहमियत देते हो। जो वैल्यू 100 साल पहले थी, जिसको गलत माना जा रहा था, वो वैल्यूज़ को आज खुलेआम उसको प्रोपोगेट किया जा रहा है, इसका प्रमोशन हो इसका रहा है, प्रमोशन हो रहा है। राइट, वेरी गुड वर्ड टू यूज इज प्रमोशन हो रहा है। जैसे अगर आप मिसाल के तौर पे, जब हम एक जनरेशन थी जो हमारे पेरेंट्स की थी, और जो जनरेशन अभी जो करंट है, जो जी जनरेशन जिसको हम बोलते हैं, या सो कॉल्ड अल्फा जनरेशन जिसको बोला जाता है, तो आप उनकी वैल्यू में काफ़ी फ़र्क देखोगे। वहाँ पे था अपने बड़ों की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, ये करना। वहाँ पे इंसान की इज्जत थी, वो उसकी वैल्यू थी। बट आज द वैल्यू हैज शिफ्ट टू समथिंग एल्स। जो चीज़ तभी गलत थी वो चीज़ आज सही हो चुकी है। सही, आप समझ रहे हो, पहले लिव इन रिलेशंस बहुत गलत माना जाता था, एंड टुडे लिव इन रिलेशनशिप्स को क्या किया जा रहा है, लीगली वो मिल रही है, लीगल उसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। मतलब आप देखिए कि शिफ्ट इन वैल्यू सिस्टम दैट इज कॉज्ड डिक्लाइन इन मोरालिटी। और ये एक ग्लोबल लेवल पे ये काम हो रहा है। आज एक इंसान है जिसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, हु गेव द एजुकेशन सिस्टम टू द ईस्ट एशिया। उन्होंने क्या किया, इसका जो मैं आपको एक जो एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब इसकी जो जड़ है, ये जो डिक्लिनेशन शुरू कहाँ से हो, वो पूरे उन्होंने एशिया कॉन्टिनेंट में वो घूमे और उन्होंने इसका स्टडी किया, लॉर्ड माउंटबेटन ने, कि कहाँ किधर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जब उनकी स्टडी हुई, एट दैट टाइम व्हाट ही गेव द सोल्यूशन कि ये लोग जो है, इंडिया वाज अ कल्चरली हेरिटेज रिच कंट्री। कल्चरल बहुत हम परंपरा का रिचुअल्स का आदर करने वाले लोग थे। अपने आप को बहुत ज़्यादा हमने अपनी चीज़ों को बोलते ना, परंपरा को बहुत ज़्यादा आदर दी कल्चरल, इंडिया के कल्चर में। बट लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया कि इन लोगों को अगर आपको चेंज करना है और अपना गुलाम बनाना है, तो आप क्या कीजिए, इनके वैल्यूज़ को डिग्रेड करके और अपने वैल्यूज़ इन पे हावी कर दीजिए। तो जब इनके वैल्यूज़ डिग्रेड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम इनके ऊपर फिर जो भी डालेंगे, जो भी चीज़ें हैं, जब एक बार इंसान का सेल्फ स्टीम टूट जाता है, उसकी वर्थ जो होती है, उसको लगता है कि नहीं मैं हकीर हूँ और ये ज़्यादा सबॉर्डिनेट है, तो फिर क्या होता है, वो कोई भी चीज़ को जो दुनिया को बोलते हैं ना दिखाने के लिए, हम क्या करते हैं, फिर वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दैट्स वाई आज इंडिया के अंदर वेस्ट का इन्फ्लुएंस आने लग गया है। ये चीज़ें जो थी, जो अभी प्रेजेंटली जो अपनी पूरी इंडियन सोसाइटी उस लाइन में चल चुकी है। आप देखिए कॉलेज स्टूडेंट्स को उठाइए या एक चीज़ों को उठाइए, हर सेक्टर में आप उठा के देखिए,
फैमिली यूनिट जो डिस्टर्ब हो चुका है, क्यों डिस्टर्ब हुआ है? औरत को आज़ादी के नाम पे उसके दिमाग में फेमिनिज्म मतलब माय बॉडी माय My रूल्स, choice. इंडिपेंडेंसी को क्रेव करवा दिया उसके दिमाग में कि मुझे डिपेंडेंट नहीं रहना। डिपेंडेंट नहीं रहना तो उसका मतलब क्या किया उसने? आज़ादी की तलाश में बाहर निकल गई। व्हेन शी इज अर्निंग तो किसी के ऊपर नहीं रहेगी। फिर वो उसने कहाँ पे इस चीज़ ने किस चीज़ को जन्म दिया? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को जन्म दिया। फैमिली यूनिट जो था वो डिस्ट्रॉय हो गई, फैमिली यूनिट। आप सेकेंड चीज़ देखिए, आज के टीनेजर्स बच्चों को देख लीजिए, जो मॉरल वैल्यूज़ हमारे वक्त में जो थी कि ये गलत है ये सही है, आज बच्चों को वो चीज़ आम सी लगती है। उन्होंने क्या किया कि अपनी वैल्यूज़ को डिग्रेड करके खुद की वैल्यूज़ को अपने ऊपर डाल दिया। तो आज हम किससे इंस्पायर्ड है? मगरिब से, वेस्ट से। लिव इन रिलेशनशिप्स देख लीजिए आप, ये LGBTQ देख लीजिए, मतलब और इतनी सारी चीज़ें हैं जो इंसान को आज इस लेवल पे, इस सतह पर लाके छोड़ती है। दिस इज ऑल बिकॉज शिफ्ट इन द वैल्यू सिस्टम। तो ये जो रीजंस हैं, ये जो कारण है इसके, तो उसका इफ़ेक्ट हमारी इंडियन सोसाइटी में जैसे कि गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, विमेंस हैं, इन पर क्या असर पड़ता है इनका? ब्रॉडर टर्म में देखा जाए तो इंडियन सोसाइटी के अंदर इसका इन्फ्लुएंस अभी बहुत ज़्यादा होने लग गया है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स डाटा उठा के देखेंगे तो समझ में आएगा कि कितने लेवल पे सुसाइडल केसेस, लिव इन रिलेशनशिप्स, LGBTQ, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? इन्होंने क्या किया कि माइंड हाईजैक कर लिया। हमने, जैसे मैंने आपको भी सवाल, जैसे आपको पिछले इसमें जवाब दिया था कि जब आपकी मॉरल वैल्यूज़ को हटा दिया गया है और आपको जो है आपकी सोचने की क्षमता को ख़त्म कर दी गई, आपको एक डिज़ायर बेस्ड सोसाइटी बना दिया गया कि मतलब आपको अपने डिज़ायर पे चलना है, अपनी इच्छा पर चलना अपनी है। डिज़ायर्स पे। एक होती है ज़रूरत, एक होती है इच्छा। अब मेरी इच्छा तो कुछ भी हो सकती है, जो ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटल फ्रेमवर्क में वो काम करे। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आई एम सॉरी, इसीलिए जो इंडियन सोसाइटी जो आज इन्फ्लुएंस हो रही है वेस्ट से, तो हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं। डाइवोर्स केसेस बढ़ गए हैं। आप कोई भी स्टैटिस्टिक डाटा उठा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो वर्स्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी वो बाहर निकल के आ रहा है। हर कपल्स में आप देखिए डाइवोर्स रेट्स, डिप्रेशंस, एंजाइटी, टीनेजर्स बच्चों में देखिए ट्रस्ट इश्यूज, छोटे छोटे हैं लड़कियां कॉलेज गोइंग हैं, उनके वैल्यू सिस्टम्स इतने बिगड़ चुके हैं कि उनको खुद को ही नहीं पता कि हमने एक्चुअली पर्पस ऑफ लाइफ भूल चुके हैं। दे आर ऑल कॉइज एंड कंफ्यूजन का एक सोसाइटी बाहर निकल के आ रहा है। देर इज अ बुक कॉल्ड डोपामिन नेशन बाय डॉक्टर एनी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। उन्होंने कहा है कि ये इंसानियत की सबसे, ये जो एरा है ये सबसे कंफ्यूज्ड एरा है इंसानियत के लिए। हालांकि इंसान ने उरूज पे तरक्की तो कर ली, मगर वो तरक्की एम्पावरमेंट के नाम पे आज सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्सप्लॉइट हुआ है वो खुद इंसान हुआ है। हाँ, थैंक यू मैम। अच्छा, जैसे आपने ये जो इफ़ेक्ट्स बताए हैं, जी। तो इन इफ़ेक्ट्स को ठीक करने के लिए जैसे इसका सुझाव, इसका सॉल्यूशन, एक तो वो लोग जो सोसाइटी का भला चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, मॉरल वैल्यूज़ को जो है लाना चाहते हैं एकदम बिल्कुल प्राइम लेवल Social पर, हाँ, reformers। तो उनके लिए जो है क्या सॉल्यूशन है? एक तो वो, और एक दूसरा जो आम लोग हैं, जैसे कि हम आम गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनके आसपास इस तरह की कोई चीज़ दिखाई देती है तो वो उसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं? वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली फोकस अभी इसी पे होना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हम सबको पता है जी। क्या चल रही है। अब सोल्यूशन का है कि जितने भी रिफॉर्मर्स हैं वो सब इंसानियत की, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए ही कहते हैं। चाहे आप सिखिज्म उठा लीजिए, हिंदुज़म उठा लीजिए, जैनिज़्म उठा लीजिए, इस्लाम उठा लीजिए, सारे धर्म का एक ही उपदेश होता है कि इंसानियत को सर्व करना, सर्व द ह्यूमैनिटी। अब आप उसको कैसे सर्व कर सकते हो? अब मैं हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने अगर दो बच्चियाँ हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसका रिलीजन, इट इज़ माई मॉरल ड्यूटी, इट इज़ माई मॉरल ड्यूटी टू गाइड देम, टू गाइड देम, और उनको रहनुमाई करें, उनकी रहनुमाई करना ताकि मैं इंसानियत को बचा सकूँ। इसमें सबसे पहले ये होता है कि सारे रिफॉर्मिस्ट वो एक प्लेटफॉर्म पे आए
और जो करंट प्रॉब्लम्स हैं, जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को जन्म दे रहे हैं, उनके ऊपर बैठ के विचार करें, प्लानिंग करें, एक टीम्स एग्जीक्यूट करें कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में हम क्या मदद कर सकते हैं, क्या सहायता कर सकते हैं, लड़कियों के क्या माइंडसेट्स में हम चेंजेस ला सकते हैं, लड़कों के माइंडसेट्स पे हम क्या वर्क कर सकते हैं ताकि आगे जाके ये प्रॉब्लम अराइज नहीं हो। टीनेजर्स के क्या प्रॉब्लम्स है, उस सोल्यूशन, उनके प्रॉब्लम्स को सुना जाए, एक टीम बनाई जाए, उनको सोल्यूशन बेस्ड चीज़ें दिखाई जाए, उनको फैंसी चीज़ों को नहीं बताया जाए, उनको बिठा के उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। जो उनकी डिज़ायर बेस्ड अप्रोच है, जो लस्ट सोसाइटी मगरिब ने उनको दी है, वो डिज़ायर बेस्ड सोच को पर्पस बेस्ड सोच बनाना, इस पे प्लानिंग होनी चाहिए, इस पे छोटे छोटे सेमिनार्स होना चाहिए और इस पे छोटे छोटे टॉक्स होनी चाहिए ताकि ये प्लानिंग हो। प्लानिंग करके उसको वहीं पे रखना नहीं, फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है ताकि ह्यूमैनिटी एक बेटर अप्रोच की तरफ आ सके, ताकि वर्ल्ड बी अ पीसफुल प्लेस टू लिव इन। और हम इंसान बनाए गए तो इंसान के लेवल पे आके सोचें, ना कि हम जानवर वाले लेवल पे चले जाएं। अच्छा मैम, जो आम लड़के लड़कियां हैं जो अपने आसपास इस तरह की चीज़ें देखते हैं और देख के इफ़ेक्ट होते हैं, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन या क्या सुझाव हो सकते हैं? इसमें ये है कि दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। जब आपके पास किसी चीज़ का सही इल्म नहीं होता तो आप ला इल्मी में वो काम करते हैं। अभी पूरी टीनेजर सोसाइटी को एक बीमारी लगी है जिसका नाम है फोमो, ठीक है, शायद आप जानते भी होंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ फोमो का मतलब ये होता है कि भाई वो ऐसा कर रहा है तो मैं अब आउटडेटेड नहीं फील करके मैं भी उसके साथ हो जाऊं। जो वो चाल होती ना, शीप, भेड़ चाल जिसको हम आम भाषा में आम भाषा में जो भेड़ चाल बोला जाता है। हम टीनेजर्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम कम होने की वजह से हम वो भेड़ चाल और फोमो के शिकार हो जाते हैं। इफ माई फ्रेंड इज डूइंग दिस तो मैं क्यों पीछे रहूं, या मैं उसका बॉयफ्रेंड है तो मेरा भी होना चाहिए। ये एक क्योंकि लिए उस बेचारी बच्ची को या उस लड़के को बेचारे को नॉलेज नहीं है, उसके पर्पस, उसकी क्लैरिटी इसके मिशन में नहीं है। सो मेरा ये बोलना है कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में ऐसी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए जो कैरेक्टर बिल्डिंग पे, स्किल्स पे काम करे बच्चियों की, उनके अंदर वो सलाहियतें पैदा करें, नॉर्मल जिंदगी जीने के वैल्यू बेस्ड सिस्टम इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। जो एक सच बोलना हर धर्म कहता है, ये कोई धर्म नहीं बोलेगा सच मत बोलो, हर धर्म कहता है कि तुम अच्छाई को आगे बढ़ाओ, बुराई को रोको। ऐसा कोई धर्म नहीं है इस धरती पे जो बोलेगा कि बुराई को आगे बढ़ाओ। तो आप वो चीज़ों को लेके आप वो प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दीज आर स्मॉल थिंग्स, वी कैन वर्क अप मोर इंशाल्लाह, बट एटलीस्ट कहीं ना कहीं वी हैव टू स्टार्ट अकॉर्डिंग टू स्पेशली एजुकेशन सिस्टम को जो है ज़्यादा आगे आए। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम एंड फॉर योर सजेशन। थैंक यू।